जी नमस्कार। आप देख रहे हैं पीए बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आज हम आए हुए हैं जिला कृषि कार्यालय सिवान में सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण श्री आलोक कुमार जी के कार्यालय में। और आज हम सब जानेंगे सर से कि कृषि के उन्नयन में, कृषि के समुत्थान में कृषि यंत्रों की क्या भूमिका होती है। तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। और सब हमारे किसानों को बताएंगे कि कृषि के उन्नयन में, समुत्थान में कृषि यंत्रों की क्या भूमिका है सर। नमस्कार, मैं आलोक कुमार, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण सिवान में पदस्थापित हूँ। हमारे बीच के जो किसान भाई जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो सभी को इस वार्तालाप में आप लोग का स्वागत है। मैं एक कृषि अभियंता भी हूँ और मेन रूप से हम लोग कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत जो कृषि यंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोग वैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं जो थोड़ा पिछड़ापन है, सुदूर क्षेत्र है। तो इसमें कृषि कार्यों में कृषि यंत्रों की कितनी महत्ता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कृषि कार्यों में बिना कृषि यंत्र के अगर हम कार्य करते हैं तो इसकी कृषि कार्य की एफिशिएंसी और इस पर अफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर हम कृषि यंत्रों के साथ कार्य करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी जो खेती बाड़ी में हम लोग जो नए नए कृषि यंत्र ला रहे हैं, जैसे कि लेज़र लैंड लेवलर है, स्ट्रॉ रीपर है, इस तरह के जो यंत्र हैं ये कृषि कार्यों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें जैसे कि आप आज से 10-15 साल पहले आप किसान भाई देखते होंगे कि मोटा मोटी खेती बाड़ी जो होती थी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर और कल्टीवेटर से ही होती थी। उसके अलावा जो यंत्र के नाम पे बिहार में और कुछ यंत्र नहीं। जुताई में हम लोग लगभग 10 से 20% 15 साल पहले यंत्रों का उपयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे आज की स्थिति में ये है कि हम लोग जुताई में 100% यंत्रों का उपयोग करना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन उसके बाद का इंटरक्रॉपिंग में यंत्रों का उपयोग है, या फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग में यंत्रों का उपयोग है। उसमें भी हम लोग अभी 20 से 30%, हार्वेस्टिंग में 60 से 70% तक ही पहुंच पाए। तो इसका कंपैरिजन मैं वैसे राज्य से भी करना चाहूँगा जहाँ पे यांत्रिकरण का उपयोग भरपूर हो रहा है, जैसे कि पंजाब। तो यांत्रिकरण जो है कृषि कार्यों में सिर्फ और सिर्फ यंत्रों का उपयोग नहीं, ये कृषि परिवारों के बीच जो समृद्धि है उसका भी द्योतक है। तो जितना ज़्यादा कृषि कार्यों में यंत्रों का उपयोग होगा उतना ज़्यादा समृद्धि आएगी। और इसीलिए उसका कारण क्या है? पहला नंबर तो कि इफ़िशिएंसी बढ़ती है, उसकी उत्पादकता बढ़ती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इसमें टाइम का बचत होता है। आज के टाइम में लेबर स्कार्सिटी हो रही है, तो उसमें यंत्रों का उपयोग का किसी से भी छुपा हुआ नहीं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके कृषि कार्यों में यंत्रों का बढ़ावा देने के लिए कई यंत्रों पे सब्सिडी के माध्यम से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा यंत्र उपलब्ध कराने का जी
सर कृषि कृषि कार्य में कृषि यंत्रों की भूमिका के बारे में आपने बताया, तो अभी बहुत सारी हम लोग बात सुनते हैं कि कृषि यंत्र बैंक की बात सुनते हैं, तो कृषि यंत्र बैंक की स्थापना कृषि कार्य में कितना लाभकारी रहेगा? देखिए, पहला नंबर तो आप समझिए कि कृषि यंत्र बैंक है क्या। जैसे बिहार एक बैकवर्ड स्टेट माना जाता है, कृषि कार्य में कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 70 से 80% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो किसान है वो या तो सीमांत किसान है या छोटे किसान है, मार्जिनल किसान है। तो छोटे किसान सभी किसान यंत्र का उपयोग पर्सनल खरीद करके नहीं कर सकते और ये ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं उस का बताऊं तो बड़े बड़े यंत्रों का छोटे जोत में उपयोग करना एक बेनिफिशियल नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेक इवन पॉइंट सही नहीं निकलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहूँगा कि छोटे किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका ग्रुप बने, और ग्रुप बन करके 10 किसान, 20 किसान, 50 किसान का ग्रुप अपना तैयार हो, और उस वो ग्रुप ही अपना यंत्र खरीदी करे, 10 यंत्र 15 यंत्र खरीदी करें, और इससे यंत्र एक जगह इकट्ठा हो गए तो वो भाड़े पे लगा सकते हैं, और उससे जो आमदनी होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उस क्षेत्र में कम से कम यांत्रिकरण का बढ़ावा मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये यंत्र बैंक का कॉन्सेप्ट आया। दूसरे राज्यों में भी ये काफ़ी प्रचलित हुआ, और धीरे धीरे हमारे यहाँ भी प्रचलित हो रहा है। पटना और मगध क्षेत्र में ये पहले से काम कर रहा है। हमारे यहाँ भी 2013-14 में 15-16 में ये योजना आई थी, जिसके अंतर्गत यंत्र बैंक स्थापित हुआ, और इस साल फिर से ये योजना हम लोग लाए। सर, हम कृषि यंत्र बैंक की बात करते हैं तो हम लोग बड़ी अभी चर्चा में है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की पहल की जा रही है पूरे बिहार में। तो योजना क्या है सर, इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा हमारे किसानों को बताया जाए। देखिए, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एक केंद्र और राज्य संबोधित योजना है। इसके अंतर्गत 2 तरह के यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए बिहार में प्रावधान आई है। पहला है 10 लाख का योजना, जिसमें कि 4 लाख, ये मतलब 40% तक की सब्सिडी, और दूसरा है फार्म मशीनरी बैंक, इसमें भी 10 लाख के ही योजना है, लेकिन उसमें 80% लगभग 8 लाख का प्रावधान उसमें किया गया है सब्सिडी का। तो दोनों में यंत्र और फंडिंग लगभग बराबर है, लेकिन सब्सिडी में थोड़ा अंतर किया गया। तो पहले पे चलेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर। तो इसमें वैसे सभी किसान जो प्रगतिशील हैं, फाइनेंशियली 10 लाख लगाने के लिए सक्षम है, और या फिर ग्रुप में FPO है, 5G है, आत्मा से संपोषित समूह हैं, जितने भी समूह हैं, या फिर जीविका से संबंधित समूह हैं, वो सभी समूह इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं रखा गया है, ये कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन बशर्ते इसमें ये ध्यान में रखा जाए कि जहाँ से भी वो अप्लाई कर रहे हैं, पहले कस्टम हायरिंग सेंटर वहाँ पे स्थापित ना हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि वैसे ही जगह पे ही कस्टम हायरिंग सेंटर दिया जाए जहाँ पे इसका विकास कम हुआ है, जिससे कि समेकित विकास पूरे क्षेत्र में हो, पूरे जिला में। और दूसरा जो योजना है वो फार्म मशीनरी बैंक का है, जिसमें कि 10 लाख तक का यंत्र खरीदना है, और उसमें 80% का अनुदान मिलेगा, 8 लाख का अनुदान है। उसमें सिर्फ और सिर्फ समूह ही अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ गांव का सिलेक्शन करना है। गांव का सिलेक्शन 1000 से अधिक जनसंख्या वाले पिछड़ापन के आधार पे सिलेक्ट किया जाना है, जो कि DIC की बैठक जिला पदाधिकारी के
अध्यक्षता में होनी है, उसी में इसको फाइनलाइज करना है और वही गांव के किसान इस FM फार्म मशीनरी बैंक के लिए अप्लाई सकते हैं। तो एक पीओ जो होगा वो तो कहीं तो अप्लाई कर सकता है। पीओ जो होगा किसी खास प्रखंड तो होता नहीं है, किस जिले का होता है, तो उसके लिए भी कुछ चिन्हित किया गया, कोई प्रक्रिया अपनाई गई है क्या? तो एक पीओ कहाँ के लिए कर सकता है? FPO जो है जहाँ पे वो रजिस्टर्ड होंगे वहीं पे कर सकते हैं। रजिस्टर्ड क्षेत्र उनका जहाँ ऑफिस हो उसी प्रखंड से वो कर सकते हैं। तो इसमें 3 योजना के बारे में बताया, खासकर हम कृषि यंत्र बैंक की बात करते हैं सर, इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? आवेदन की प्रक्रिया जैसा कि जो यंत्र खरीदी के टाइम जो हम लोग हर साल जो योजना आती है कृषि यंत्र के अंतर्गत जो ऑफ मास पोर्टल है, ये DBT से भी लिंक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो लिंक है उससे डायरेक्ट कृषि यांत्रिकरण योजना लिंक है, उसमें जाकर के भी इस ऑफ मास पोर्टल पे पहुंचा जा सकता है। ऑफ मास पोर्टल पे आप आवेदन करने के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ अगर इंडिविजुअल किसान अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किसान रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास होना अनिवार्य है। किसान रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे ही वो उसमें उस एप्लीकेशन में एंटर करेंगे और उसके बाद उसमें उनका LPC लगेगा और ये किसान का एक प्रूफ देना होगा कि वो वहाँ के वो निवासी हैं। और इसमें किसान का नया रसीद भी अगर LPC 2 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसमें सपोर्टिंग के रूप में नया रसीद लगा सकते हैं। तो ये है FM जो फार्म मशीनरी बैंक है जिसमें कि समूह अप्लाई करेंगे, समूह का रजिस्ट्रेशन नंबर और समूह के एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें डिटेल भरना है, उसमें भी LPC और रसीद आपको लगाना है। आपने सर अनुदान की बात की, तो अनुदान कैसे मिलता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है मिलने की? जो हम लोग कृषि यंत्र बैंक की जो बात कर रहे थे, प्रक्रिया जैसे कि आवेदन हमारे पास आता है, आवेदन 3 स्तर पे उसका निरीक्षण होता है। पहले तो आवेदक ने फाइनलाइज कर दिया आवेदन को तो वो सीधे उस पंचायत के कोऑर्डिनेटर जो है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर उनके लॉगिन पे जाता है। वो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर फिजिकली जा करके चेक करते हैं कि आवेदन जो आया है वो सही है, तो फिर ये वहाँ से वो फॉरवर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, फिर वो एक DO के लॉगिन पे चला जाता है प्रखंड कृषि पदाधिकारी। उस प्रखंड के जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी है वो उस आवेदन को चेक करके वो फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो हमारे लॉगिन पे आता है जिला में ये उन्हीं के आधार पे जो हमारे फील्ड लेवल के स्टाफ ने आगे बढ़ाया है उसी के आधार पे हम लोग उसको फाइनलाइज करते हैं और जो भी यहाँ पे आवेदन आया उसको उसी में शॉर्टलिस्ट किया जाता है और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो भी हमारे पास टारगेट है, टारगेट के हिसाब से पहले आओ पहले पाओ के तहत उस योजना को परमिट जारी किया जाता है और परमिट जारी करने के बाद उनको आदेश दिया जाता है कि आप अपना यंत्र खरीदी की प्रक्रिया पूरा करें। यंत्र खरीदी की प्रक्रिया बिल वाउचर सबमिट कर दिया जाता है, उसके बाद ये हम लोग बिल सबमिट करके उसको पेमेंट की प्रक्रिया पूरा करते हैं। तभी जो पंचायत या गांव चिन्हित हो जाएगा उसके बाद ही पीओ अप्लाई करें तो ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। हाँ, ये जो फार्म मशीनरी बैंक की जो योजना है उसमें यंत्र जो गांव का सिलेक्शन होने के बाद ही वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो गांव का सिलेक्शन होने के बाद अगर करते हैं तभी वो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 10 लाख का कृषि यंत्र बैंक अगर है 10 लाख रुपए का, उसमें 80% सब्सिडी 8 लाख रुपए, बाकी 2 लाख रुपए के अरेंजमेंट अगर कोई हमारा समूह है या पीओ है अगर पूरा नहीं कर पाता है तो क्या बैंक का भी उसमें कुछ रहता है क्या, लोन ले सकता है क्या, उसके लिए कुछ प्रावधान रहता है क्या? नहीं, हम लोग अलग से कोई डॉक्यूमेंट तो बैंक को नहीं देते हैं, लेकिन आपके पीओ अगर रजिस्टर्ड है और वो रनिंग
पोजीशन में है तो आप उसके आधार पर बैंक से क्लेम ले सकते हैं और बैंक फाइनेंस कर सकती है, तो वो अपना केस स्टडी करेगी, वो उनका अच्छा, उनका अपना इशू है। अपना issue है। सर आपकी बात हमारे बहुत सारे हजारों किसान सुन रहे हैं। आप किसानों को सर इस कृषि यंत्र बैंक के बारे में, योजना के बारे में, कृषि यंत्रीकरण के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे सर? परम जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यंत्रों की महत्ता कृषि कार्यों में काफ़ी ज़्यादा है और बिहार जैसे पिछले राज्य को यंत्रों सिर्फ जुताई में ही नहीं, सभी कृषि कार्यों में जैसे कि बुआई, इंटरक्रॉपिंग और हार्वेस्टिंग, ये सभी स्तर पे मतलब किसानों को यंत्रों का उपयोग करने की आवश्यकता है। और हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है कि यंत्र बैंक के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा यांत्रिकरण को बिहार में ला सकें और इससे हमारे जो कृषि से जुड़े हुए परिवार हैं वो लाभान्वित हों और जिससे, और अब जो बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, तो आप इसका महत्व तो समझ रहे हैं कि जैसे ही हमारा कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी, आपको मालूम होगा कि बिहार जो है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उर्वरक मिट्टी बिहार में पाया जाता है, लेकिन हमारे उत्पादकता में हम लोग बहुत नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं उत्पादकता में। तो इसका कारण ये भी है कि हम लोग सिस्टमेटिक सस्य कार्य को नहीं पूर्ण कर पा रहे हैं, इसी कारण से ये हो रहा है। तो एक प्रयास है कि कृषि यंत्र का भरपूर उपयोग करके हम बिहार को कृषि यांत्रिकरण में 100% सक्षम बना पाएँ और फलस्वरूप बिहार के जो इकोनॉमी है जिसमें किसान कृषि कार्यों और कृषि उत्पादों का महत्वपूर्ण योगदान है, इससे कि बिहार की। सर आपने हमारे किसानों के चैनल FPU बुलेटिन के लिए समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।